Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Nile River water conflict, and this topic is important from our syllabus paper 3 international issues point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझ लेते हैं. तो देखिए, दिस आर्टिकल इज़ अबाउट एन ऑन गोइंग वाटर डिस्प्यूट अमंग्स 3 अफ्रीकन कंट्रीज रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ नाइल रिवर. ये 3 कंट्री हैं, इथोपिया, सूडान और इजिप्ट. तो इसके पहले कि इस टॉपिक को हम डिटेल में करें, एक बार के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट मैपिंग कर लेते हैं. एग्जाम्स में खासकर पीटी में मैपिंग से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं. तो देखिए, नाइल रिवर अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ये, और नाइल रिवर की सबसे पहले 2 ट्रिब्यूटरीज हैं. देखिए, यहाँ लेक विक्टोरिया जो तंजानिया और उगांडा के बॉर्डर पे है, यहाँ पे एक लेक विक्टोरिया है. यहाँ से वाइट नाइल रिवर स्टार्ट होती है, और ये वाइट नाइल रिवर आगे जाकर के ब्लू नाइल रिवर से मिलती है नियर खार्तूम. खार्तूम इज़ कैपिटल सिटी ऑफ सूडान. ये ब्लू नाइल को आप देखिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेक ताना विच इज़ इन इथोपिया, और ये ब्लू नाइल यहाँ से स्टार्ट होती है और जाकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया, खार्तूम के पास जाकर के वाइट नाइल के साथ मिलती है, और उसके बाद ये नाइल रिवर नाम से जानी जाती है. एंड इट इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका. एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे लंबा रिवर है. तो ये देखिए, यहाँ से वाइट नाइल, यहाँ से ब्लू नाइल, और आगे जाकर के फिर इट ड्रेन्स इनटू मेडिटेरियन सी. एक बार ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल पूछा है, और उसमें उन्होंने स्टेटमेंट इस तरह का कुछ दिया था कि नाइल रिवर ड्रेन्स इनटू रेड सी. ये स्टेटमेंट गलत होगा, बिकॉज नाइल रिवर ड्रेन्स इनटू मेडिटेरियन सी. अब ये जो आर्टिकल है, दिस इज़ रिगार्डिंग दिस ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम. ये आप डैम देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू नाइल रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है. दिस ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम, दिस इज़ बीइंग बिल्ट बाय इथोपिया. और इस डैम के कारण आगे हो सकता है कि सूडान और इजिप्ट में जो पानी का सप्लाई है बाय दिस नाइल रिवर वो कम हो जाए, और इसी कारण से जब इथोपिया ये डैम बना रहा है तो बाकी दोनों कंट्री सूडान और इजिप्ट इसको कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं. सो जरा देखते हैं, इस डैम के बारे में समझते हैं. ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम, यहाँ पे आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये इथोपिया के अंदर है. इथोपिया और सूडान के बॉर्डर के पास ब्लू नाइल रिवर के ऊपर इथोपिया ये ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम बना रहा है, और इसकी हाइट होगी 145 मीटर. और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा डैम होगा, ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम. और इस डैम को लेकर के दोनों जो बाकी डाउन स्ट्रीम कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट और सूडान, वो डिस्प्यूट कर रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि इस डैम के कारण उनका वाटर सप्लाई काफ़ी कम हो जाएगा, और इस कारण से इन तीनों ही कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हो गया है, काफ़ी टेंशन का माहौल बन गया है अफ्रीका के अंदर. इसी कारण से जो रीजनल प्लेयर है साउथ अफ्रीका, उसको इनवाइट किया गया, और साथ ही साथ इंटरनेशनल डोमिनेशन है यूएस की, इन दोनों कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट बिटवीन दीज 3 कंट्रीज, इजिप्ट, सूडान एंड इथोपिया. देखिए, इथोपिया ये डैम बना रहा है, उससे उम्मीद है उसको कि वो लगभग 6000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा. और इसके साथ ही इथोपिया की जो इलेक्ट्रिसिटी की या पावर की रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफ़िल होगी ही होगी. साथ ही साथ इथोपिया इज एक्सपेक्टिंग कि आसपास के जो पावर डेफिसिट स्टेट्स हैं, जैसे कि केनिया, सूडान, इरिट्रिया एंड साउथ सूडान, उनको भी ये इलेक्ट्रिसिटी सेल कर पाएगा और कुछ फॉरेक्स रिजर्व कमा पाएगा. तो इस पर्पज़ से इथोपिया ये ग्रेट इथोपियन रिनेसा डैम बना रहा है. जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इजिप्ट जो मेन डिस्प्यूटिंग कंट्री है इस पूरे डैम के अगेंस्ट, उसका कहना है कि 97% ऑफ इजिप्ट्स ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन नीड्स आर मेट बाय नाइल रिवर. और इस डैम के कारण अगर वाटर सप्लाई कम हो जाता है तो इजिप्ट के ओवरऑल सर्वाइवल पे थ्रेट हो जाएगा, उसके इरिगेशन पे, और ड्रिंकिंग वाटर अगर कम हो गई तो. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन.
The next article is taken from international segment. It talks about US funding to Al-Qaeda affiliate. This topic is important from our syllabus paper 3 international issues point of view, and it is also important for political science optional students. सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखिए, यूएस सीनेट कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो इसका मतलब ये है कि एक फॉर्मल रिपोर्ट है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। यूएस सीनेट की एक कमेटी ने, ये फॉरेन कमेटी ने रिपोर्ट पब्लिश की, और इस रिपोर्ट के हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के टाइम में उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, मतलब उनके ऑफिस ने फंड रिलीज़ किया था, नोइंगली एक फंड रिलीज़ किया था फॉर a terrorist outfit जिसका नाम है इस्लामिक रिलीफ एजेंसी, एंड दिस टेररिस्ट आउटफिट इस्लामिक रिलीफ एजेंसी इज़ एन एफिलिएट ऑफ अलकायदा। तो अलकायदा तो आपको पता ही है कि एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका एक अफिलिएट मतलब एक एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक रिलीफ एजेंसी। और इस इस्लामिक रिलीफ एजेंसी को फंड रिलीज़ कराया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने या ओबामा के ऑफिस ने। वो फंड था लगभग $200,000 का। अब ये न्यूज़ बहुत छोटा सा है, आपसे पीटी में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आप मेंस आंसर राइटिंग में कई जगहों पे कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट कर सकते हैं, या फिर आप जीएस में अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। देखिए कैसे। देखिए, इतना तो आपने कई दफ़ा सुना होगा कि यूएस इज़ अक्यूज्ड फॉर इट्स इंटरवेंशन इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट, और इसी प्रोसेस में इसने कई दफ़ा टेररिस्ट ग्रुप्स को भी फंड किया। ऐसे एलिगेशंस लगते रहे हैं, और हम अपने आंसर्स में भी इसको लिखते हैं। We write that US intervention in West Asia with vested interest has led to rise of terrorism in the region। ये अक्सर हम लिखते रहते हैं, बट अब हमें इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एक प्रूफ भी मिल गया। तो अब अगर कभी भी आप ये आर्गूमेंट लिखेंगे अपने आंसर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में या पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में, तो आप इस आर्गूमेंट को इस एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। आपको लिखना होगा कि रिसेंटली अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूएस सीनेट कमिटी हाईलाइटेड द फैक्ट दैट अबाउट $200,000 फंड वाज रिलीज्ड बाय ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन टू इस्लामिक रिलीफ एजेंसी विच इज़ एन एफिलिएट ऑफ ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा। The next article is taken from national segment. It is about Supreme Court's decision on Central Vista project, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. सो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या, इसको ज़रा समझते हैं। तो देखिए, इसको हम पहले भी वैसे कवर कर चुके हैं, जहां मैंने आपको बताया था कि कैसे जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको डीकंस्ट्रक्ट करके एक नई डेवलपमेंट, एक नई प्रोजेक्ट बनाई जा रही है, एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो ये देखिए, ये हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है, इस तरह का सर्कुलर फैशन में था वो। अभी जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी वो कुछ इस तरह के ट्रायंगुलर शेप में बनेगी, और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और ये प्रोजेक्ट को आप फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था 2019 में। ये ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा लगभग 20,000 करोड़। इस प्रोजेक्ट का प्लान कैसा है वो भी ज़रा देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इट विल बिल्ड अ न्यू ट्रायंगुलर पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग वन। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसके आगे ये नया ट्रायंगुलर पार्लियामेंट इस तरह का बनाया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा सेक्रेटेरिएट है, अभी आपको पता है कि सेक्रेटेरिएट के 2 ब्लॉक हैं, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिस है, एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस है। नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, होम मिनिस्टर है। इन दोनों नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बना दिया जाएगा, और एक अलग से कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा अंडर दिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और उसके अलावा आपको पता है कि पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के बीच में राजपथ है, एक 3 किलोमीटर लंबा इस तरह का रोड है जहां पे रिपब्लिक डे परेड होता है। तो अब इस राजपथ को भी रीडेवलप किया जाएगा अंडर दिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और इसमें टोटल 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब करंट इशू क्या है, देखिए, इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए कई सारे पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए थे। पिटिशंस के मेनली 2 ग्राउंड थे। पहला ग्राउंड था इन्वायरमेंटल इश्यूज़। बहुत सारे पिटिशनर्स का ऐसा मानना था कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट क्लियरेंसेज लेने चाहिए थे वो लिए नहीं गए हैं। भारत सरकार बिना उन क्लियरेंसेज को लिए हुए इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है। इस ग्राउंड पे एक तो पिटिशंस फाइल किए गए थे। दूसरा था कि इसके लिए हेरिटेज अप्रूवल नहीं लिया गया है। तो देखिए, हेरिटेज अप्रूवल क्या है वो ज़रा समझते हैं। दिल्ली के अंदर
वहाँ के जो भी पुरानी बिल्डिंग हैं, जो 50 साल से पुरानी बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग उनको कही जाती है अकॉर्डिंग टू दिल्ली हेरिटेज बिल्डिंग रूल्स ऑफ 1983। और इस इतनी पुरानी बिल्डिंग्स जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, अगर उनके अराउंड कोई भी स्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, उसके अंदर कोई भी आपको चेंजेस लाने हैं, तो आपको हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से आपको अप्रूवल लेना होगा। अगर आपकी खुद की बिल्डिंग है तो भी, अगर आपकी बिल्डिंग 50 साल से पुरानी है तो अगर उसके अराउंड आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ उसका रीडेवलपमेंट करना है, तो दिल्ली बिल्डिंग रूल्स के हिसाब से जो 1983 में बनाए गए थे रूल्स, उसके हिसाब से एक कमेटी बनाई गई है, हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी। और इस कमेटी के पास आपको एक एप्लीकेशन डालना होगा कि मुझे अपने इस बिल्डिंग के अराउंड ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसको चेंज करना है। और जब हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी इसको अप्रूव कर देगी तभी जाकर के आप वो स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो जो पेटिशनर्स, उनका ये मानना है कि हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से अप्रूवल नहीं लिया गया रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और इसी कारण से ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोक दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये 2 पिटिशंस फाइल किए गए थे, लेकिन करंट न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों ही तरह के पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अप्रूव कर दिया है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने इस हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के कारण कवर किया। इस तरह के सवाल पीटी में अक्सर आ जाते हैं। तो ये हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी पे मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from environment segment. It talks about desulfurization process in industry. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. तो सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखिए, यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने, सरल शब्दों में कहिए तो पावर मिनिस्ट्री ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को एक रिक्वेस्ट किया है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड रिमूवल का जो टाइमलाइन था, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोसेस जिसको रिमूव करने के लिए जो एक टाइमलाइन सेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, उस टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए। इसको और मैं सरल तरीके से समझाता हूँ। देखिए, इस तरह की कई सारी इंडस्ट्री हमारे देश में काम करती है। इस इमेज को देखिए, और इंडस्ट्री से इस तरह के गैसेस रिलीज होते हैं, इमिशंस रिलीज होते हैं। इन गैसेस को हम कहते हैं फ्लू गैस, FLUE, फ्लू गैस कहते हैं इनको। इन फ्लू गैस में कई सारे हार्मफुल गैसेस भी होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक डेडलाइन दी थी पावर मिनिस्ट्री को, क्योंकि ये सारे जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, थर्मल पावर प्लांट्स वाले इंडस्ट्री, ये सब ओवरऑल पावर मिनिस्ट्री के सुपरविजन में चलते हैं। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने पावर मिनिस्ट्री को एक डेडलाइन दी थी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोजेक्ट लेकर के आया जाए फॉर ऑल थर्मल पावर प्लांट्स। ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस का सरल मतलब ये है कि जो भी फ्लू गैस निकल रहे हैं इसमें से सल्फर गैस को रिमूव कर लिया जाए, उसको हवा में मिलने ना दिया जाए। इसी को कहते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। और ये टाइमलाइन पहले सेट किया गया था 2017 का। पावर मिनिस्ट्री को बोला था इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कि 2017 तक आप अपने सारे थर्मल पावर प्लांट्स में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस लगा दें। फिर उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, डेडलाइन को कर दिया गया 2022। अब करंट न्यूज़ यही है कि पावर मिनिस्ट्री ने फिर रिक्वेस्ट किया इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को कि सर हम 22 तक भी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा इसको और आप एक्सटेंड कर दीजिए। यही करंट न्यूज़ है, लेकिन ये करंट न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ये आर्टिकल इसलिए कवर किया है ताकि मैं आपको डीसल्फराइजेशन प्रोसेस समझा सकूँ। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो समझते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के बारे में। देखिए, इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इंडस्ट्री से जो भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, जो भी फ्लू गैस निकलती है, उसमें से जो भी सल्फर डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इसकी ज़रूरत इंडिया में क्यों है वो भी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल NGO ग्रीन पीस, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब मैन मेड या मैन कॉज्ड सल्फर डाइऑक्साइड में रिलीज करने में सबसे आगे इंडिया है। और सल्फर डाइऑक्साइड के बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि हेल्थ के ऊपर इसके निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। इट लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के रिलीज होने से इट लीड्स टू एसिड रेन। देखिए, एसिड रेन क्या होती है उसको भी यहाँ ब्रीफली समझ लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, इससे इस तरह के फ्लू गैस निकल रहे हैं, NO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जब गैसेज जाकर के ऊपर
क्लाउड्स के साथ मिलते हैं और क्लाउड्स के अंदर मॉइस्चर होता है, आपको पता है H2O वाटर। तो ये गैसेज जब मॉइस्चर के साथ मिलते हैं तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स। SO2 वाटर के साथ मिलकर के H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के HNO3 नाइट्रिक एसिड बना देता है। और इसके बाद जब ये पानी ऊपर से गिरता है तो ये बस वाटर नहीं होता, ये एसिड फॉर्म में होता है और ये एसिड का हमारे इन्वायरमेंट पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इस तरह के पेड़ पौधे वो कई सारे मर जाते हैं, हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो ब्लैक कलर की हो जाती हैं और हमारे स्किन के ऊपर भी वो उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सो ये होते हैं एसिड रेन और SO2 के इमिशन से एसिड रेन होती है और इसी कारण से डीसल्फराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो इंडस्ट्रीज़ के सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहे हैं फ्लू गैसेस में, उसमें से SO2 को हटाना बहुत ज़रूरी है। अब जरा समझते हैं कि ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन काम कैसे करता है। उसको समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए यहाँ से अगर ऐसे फ्लू गैस जाती है तो फ्लू गैस को एक इस तरह के स्प्रे टावर से रिलीज कराया जाता है। उस स्प्रे टावर में इस तरह से स्प्रेयर लगाए होते हैं और वो स्प्रे से हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिलीज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये फ्लू गैस के अंदर जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल करके जिप्सम बना देता है। जिप्सम आपको पता है कैल्शियम सल्फेट, और वो जब जिप्सम बनता है तो वो थोड़ा हेवी हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और SO2 मिल करके जिप्सम बन गए कैल्शियम सल्फेट, और फिर वो जब सॉलिड बन जाता है, हेवी हो जाता है, तो वो फिर ऊपर फ्लू गैस में नहीं जा करके और नीचे गिर जाता है वो कैल्शियम सल्फेट बन के, जिप्सम बन के। और उस जिप्सम का इस्तेमाल हम कर लेते हैं प्लास्टर बनाने में। तो इस तरीके से SO2 भी हटा लिया हमने और जिप्सम भी बना लिया जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं प्लास्टर बनाने में, और ये फ्लू गैस बाहर जाकर के क्लीन गैस बन के बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस काम करता है। The next article is taken from Assam segment. It is about Shankar Abhijan. तो अभियान भी कह सकते हैं यहाँ पे इसको। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 6 आसाम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। ये न्यूज़ काफ़ी छोटा है लेकिन मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कवर किया। इट्स सिंपली देखते हैं व्हाट इज़ द न्यूज़। तो अकॉर्डिंग टू श्रीमंत शंकर देव अभियान फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू नामघर एंड सतराज। तो जो भी हमारे स्टेट के अंदर, असम के अंदर नामघर और सतराज हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए अंडर दिस शंकर अभियान। ऐसा असम सरकार ने अनाउंस किया है। और असम सरकार ने यह भी कहा है कि नामघर और सतराज को और पावर दिए जाएंगे, एम्पावर किया जाएगा ताकि वो सोसाइटी के अंदर कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, एथिकल डेवलपमेंट कर पाए। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एथिक्स पेपर में। इस न्यूज़ बस इतना ही है, लेकिन इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे। अगर कभी सवाल आ जाए कि कल्चरल डेवलपमेंट के लिए असम सरकार क्या कर रही है, उसमें आप शंकर अभियान लिख सकते हैं कि असम सरकार नामघर और सतराज को प्रमोट कर रही है। एथिकल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं शंकर अभियान का। तो इस तरीके से मेंस में आप इसका मल्टीपल जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। The next article is taken from again Assam segment. It is about ban on community fishing in Dipor bill. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam environment point of view. So current news क्या है उसको जरा देखते हैं। कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ प्रोहिबिटेड कम्युनिटी फिशिंग इन एन एरिया अराउंड डिपोर बिल विच इज़ अ वेटलैंड। ऑफ कोर्स आपको पता है डिपोर बिल एक वेटलैंड है और इसके अराउंड कम्युनिटी फिशिंग बैन कर दिया है कामरूप मेट्रोपॉलिटन एडमिनिस्ट्रेशन ने। कम्युनिटी फिशिंग के अंदर एक्सकेवेशन या कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, या वहाँ पे एक्सकेवेशन लोग करते हैं, वहाँ से सैंड निकाल करके ले जा करके बेचते हैं, या हेवी अमाउंट में लार्ज नंबर में फिशिंग करते हैं जिसको हम लोग कम्युनिटी फिशिंग कहते हैं, उन सबको अब बैन कर दिया है यहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। क्योंकि ये जो डिपोर बिल वाला जो वेटलैंड है और उसका इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे श्रिंक करता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इस कारण से ये डिसीजन लिया गया है। डिपोर बिल के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं। डिपोर बिल इज आसाम्स ओनली रामासार साइट। आसाम के अंदर बस एक ही रामासार साइट है और वो है डिपोर बिल। डिपोर बिल को रामासार साइट के अंदर इंक्लूड किया गया था इन 2002। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 313 to 315. Topic number 313 is about RTGS, real-time gross settlement. It is a system of fund transfer, of course. RTGS is a continuous and real-time settlement. And of course, it is a gross settlement. नाम से आपको पता चल रहा है gross settlement. And
ग्रॉस मतलब अगर दो तरीके से दो साइड से ट्रांसफ़र होना होगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 2 लाख जाने वाले हैं और दूसरे अकाउंट से पहले अकाउंट में 50,000 आने वाले, तो दोनों ट्रांसफ़र अलग अलग होगा। नेट सेटलमेंट में कैसा होगा कि ए से बी में बस 1.5 लाख रुपए चले जाएंगे, नेट अमाउंट चला जाएगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। इसको मैं पहले भी न्यूज़पेपर में आपको बता चुका हूँ। मिनिमम लिमिट ऑफ RTGS इज ₹2 लाख। NEFT और RTGS के बीच का भी आपको अंतर पता होना चाहिए। NEFT भी एक तरह का फंड ट्रांसफ़र है जिसमें कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं, ₹1 भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन RTGS में 2 लाख का लिमिट है। इसका सेटलमेंट जो होता है वो 30 मिनट के बाद होता है, मतलब हर 30 मिनट के बाद इसका सेटलमेंट होता है, मतलब रियल टाइम सेटलमेंट नहीं है। इट्स सेटलमेंट हैपेंस इन बैचेज, जबकि RTGS का रियल टाइम सेटलमेंट है। उसके अलावा आप बैंक में भी जा कर के NEFT कर सकते हैं, जबकि RTGS के लिए आपको बैंक अकाउंट यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन RTGS एंड NEFT। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 313. Topic number 314 is about Nobel Peace Prize of 2020. World Food Program has been given this Nobel Prize of 2020 for peace. United Nations World Food Program के बारे में समझ लेते हैं. It works in the direction of helping or alleviating the problem of hunger across the world. World Food Program was established in 1961 by FAO, Food and Agricultural Organization, and United Nations General Assembly. Its headquarters is in Rome, that is in Italy, of course. Topic number 315 is about Rudram anti-radiation missile. It is air-to-surface missile developed by DRDO for Indian Air Force. It is designed to detect, track and neutralize the adversaries, यानी कि एनिमी के रडार सिस्टम को डिटेक्ट करके और डिस्ट्रॉय करने के लिए रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाया गया। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग एक्यूरेटली even if the radiation sources have been switched off in between. It has an operational range of more than 100 km. Please attend this question based on topic number 315. This is the answer of question number 310 to 312 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग सिंगापुर कन्वेंशन. इट इज अ कन्वेंशन रिगार्डिंग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज येट टू इंडिया इज येट टू बी पार्टी ऑफ दिस कन्वेंशन. दिस इज रॉन्ग. इंडिया इज पार्टी ऑफ दिस कन्वेंशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 only. Second question was which of the following countries are located on Iberian Peninsula? Options will be Spain and Portugal. So the correct answer will be option A, 1 and 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.